नमस्कार, मैं राजेश गंगवार। आज की जो हमारी सच्ची घटना है, वो है उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले की। कानपुर ज़िले का एक थाना लगता है पनखी और पनखी थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है जिसका नाम है लालगंज। इसी लालगंज कॉलोनी में शंभू सिंह नाम के एक व्यक्ति रहते थे। उनके साथ उनकी पत्नी जिसका नाम था तारावती और 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, जिसमें से एक बड़ा बेटा जो था, वो करीब 12-13 साल का था, उसका नाम था दीपक। और एक छोटा लड़का था जिसका नाम था मोहित, वो करीब 10 साल का था। वो गाँव से निकलकर उस कानपुर साइड यानी शहर की साइड इसीलिए आए थे ताकि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा सकें। गाँव में उनकी थोड़ी बहुत ज़मीन थी, लेकिन उस ज़मीन से इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा था कि वो अच्छे से अपनी जो ज़रूरतें हैं उससे पूरा कर सकें और अपने बच्चों को ठीक तरीके से पढ़ा लिखा सकें। वहाँ पर जो शंभू सिंह थे, वो ऑटो रिक्शा चलाने का काम किया करते थे। पत्नी अपने बच्चों को सँभालती थी, घर के काम-काज करती थी और अपने बच्चों को पढ़ाई-लिखाई की जो ज़रूरतें पूरी करवानी होती थी, वो करती थी। इनकी जो ज़िंदगी थी, वो अच्छी-खासी ठीक तरीके से चल रही थी। एक दिन अचानक शंभू सिंह की जो तबीयत है, वो कुछ ज़्यादा बिगड़ जाती है। जब शंभू सिंह की तबीयत बिगड़ती है, तो उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल ले जाने के बाद करीब 1 या 2 दिनों बाद दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। जब शंभू सिंह की मौत होती है, तो परिवार की जो सारी ज़िम्मेदारियाँ थीं, वो या तो उस बच्चों पर थीं या तो फिर पत्नी पर। तो बच्चे अभी बहुत छोटे थे, वो किसी भी प्रकार से अपनी माँ का सहयोग नहीं कर सकते थे। तो जो माँ वहाँ से निकल कर अपने गाँव जाती है और गाँव अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर थोड़ी बहुत जो ज़मीन थी और जानवर भी उनके गाँव में पलते थे, उनसे जो दूध-वूध बेचकर उनका जो गुज़ारा होता था, उससे थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे। लेकिन इतनी ज़्यादा जो ज़िंदगी है, वो अच्छी नहीं चल रही थी। बस खाना-पीने का जो खर्चा था, वो चल जाता था और बच्चों की पढ़ाई हो जाती थी। लेकिन बच्चों की पढ़ाई इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाई, जितने शायद उनके पिता शंभू सिंह ज़िंदा होते, तो उतने अच्छे से हो पाती। तो जैसे-तैसे वो माँ उन्हें पालती है, पोसती है, बड़ा करती है और एक काबिल इंसान बनाती है। तो जो बड़ा बेटा था, जिसका नाम था दीपक, उसने गाँव से कुछ ही दूरी पर प्राइवेट कंपनी में वो नौकरी करने लगता है। जब प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते-करते उसे कुछ ज़्यादा ही वक़्त गुज़र जाता है, तो वो अपने छोटे भाई को भी उसी कंपनी में लगवा लेता है। अब दोनों भाई उस कंपनी में आराम के साथ काम कर रहे थे और इधर परिवार की जो ज़िंदगी थी, वो पहले की तरह रह रही, अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब परिवार में एक प्रकार की उनकी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं थी, जो दुःख उनकी माँ ने झेले थे। तारीख आती है 13 जनवरी 2023 और रात्रि के करीब 8 बजे का वक़्त था। दीपक प्राइवेट कंपनी से नौकरी करके अपने घर आता है और घर आते ही उसकी जो माँ थी उसने खाना-पीना बना दिया था, तो खाना-पीना खाकर वो सोने ही वाला था कि तभी अचानक से उसकी मोबाइल पर एक कॉल आ जाते हैं। वो जैसे उस कॉल को रिसीव करता है, उधर से आवाज़ आती है कि जो खाली प्लॉट पड़ा है उसी में आजा, 2-3 दोस्त हम और हैं और मिलकर दारू-शारू की जो पार्टी है वो चल रही है। पहले वो मन ही मन सोचता है, उसके बाद फैसला करता है कि खाना-पीना तो मैंने खा ही लिया है, चलो एक आध पैग मार ही लेता हूँ, नींद है वो भी ठीक तरीके से आ जाएगी और जब हराम की मिल रही है तो फिर पीने में क्या जाता है। इतना सोचने के बाद वो घर से निकल रहा था कि उसे घर से निकलते हुए उसकी माँ ने देख लिया। तो माँ ने आवाज़ लगाई कि बेटा, इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें सुबह बहुत जल्दी उठना होता है, नौकरी के लिए निकलना पड़ता है, तो चुपचाप आराम से सो जाओ। तो वो कहता है नहीं माँ, मेरे दोस्त वो अर्जेंट मुझसे काम है और 15-20 मिनट का समय मुझे लग जाएगा, इसीलिए तुम आराम से जाकर सो जाओ। तो वो माँ सोती नहीं है, लेकिन अपने बेटे के आने का इंतज़ार करने लगती है। इंतज़ार करते-करते उसे करीब 3-4 घंटे का वक़्त गुज़र जाता है, लेकिन कहीं भी दीपक का अता पता नहीं था। तो वो अपने छोटे बेटे मोहित के पास जाती है, उससे कहती है कि अपने भाई को फ़ोन लगाकर तो पूछ, आखिर वो कहाँ रह गया? मुझसे बोलकर गया था कि 15-20 मिनट बाद आ जाऊँगा, लेकिन अभी तक तो वो आया नहीं है, करीब 4-5 घंटे गुज़र गए हैं। तो वो जैसे ही अपने भाई को फ़ोन लगाता है, उसका जो फ़ोन था वो बार-बार स्विच ऑफ जा रहा था। तो कहीं न कहीं माँ और बेटे को चिंता होने लगी कि ऐसे तो कहीं पर वो जाता नहीं है, लेकिन आज वो कहाँ चला गया? तो वो मन ही मन सोचते हैं कि हो सकता है किसी दोस्त के यहाँ पर सो गया होगा, सुबह होने तक तो आ ही जाएगा। तो वो सुबह होने का इंतज़ार करने लगते हैं। जैसे ही सुबह होती है, सुबह के करीब 6-7 बजे का वक़्त था, एक व्यक्ति उनके दरवाजे को आकर खटखटाना शुरू करता है। जैसे ही मोहित जो था उठकर अपने दरवाजे को खोलता है, तो उनका ही पड़ोसी रामू खड़ा हुआ था। रामू के हाथ-पैर कँप रहे थे और मुँह से वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। तो जैसे-तैसे उस दीपक ने मोहित ने उससे कहा कि क्या बात है? जैसे-तैसे उसने अपने आप को सँभाला, तो बताया कि मेरे घर का जो कूड़ा-कचरा है मैं उसे फेंकने के लिए उस खाली प्लॉट पर गया था।
जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा, मैंने देखा कि वहाँ पर एक लाश पड़ी है और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि दीपक भैया की थी। सिर्फ उसका इतना कहना था, इतना सुनने के बाद मोहित नंगे पैर दौड़ता हुआ उसी प्लॉट पर जा पहुँचा। वहाँ पर काफ़ी लोगों की जो भीड़ थी वो पहले से ही एकत्रित हो चुकी थी। वहाँ पर पहुँचता है, अपने भाई को की जो लाश थी उसे गले लगा कर लिपट कर रोने लगता है। उसके बाद जब ये बात उस माँ को पता चलती है तो माँ भी दौड़ती हुई अपने बेटे के पास जा पहुँचती है और माँ और बेटे दोनों उसकी लाश को गले लगा कर लिपट कर रो रहे थे। तभी अचानक कोने में से खड़ा हुआ एक व्यक्ति पुलिस वालों को फ़ोन करता है। पुलिस वहाँ पर आती है, जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है इसकी जो हत्या है वो किसी भारी भरकम चीज़ से वार करने पर हुई है। लेकिन उन परिवार वालों से वो कुछ नहीं पूछ सकते थे क्योंकि वो इस हालत में नहीं थे कि वो कुछ पुलिस वालों को बता सकते। पुलिस अगले दिन उनके पास पहुँचती है और पुलिस वाले जब उस माँ से पूछताछ करते हैं तो माँ बताती है कि रात के करीब 10 बजे का वक्त था और ये मुझसे बोल कर निकला था कि मेरे दोस्त को मुझसे काम है, और इतना कहकर ये घर से चला गया। पुलिस ने उसकी मोबाइल का सीडीआर निकलवाया तो पता चला उसी रात उसकी एक शशांक नाम के व्यक्ति के साथ बात हुई थी। पुलिस वाले उस शशांक के पास पहुंचे, उससे पूछताछ शुरू हुई तो शशांक ने बताया कि हाँ साहब, मैंने उस दीपक को फ़ोन तो ज़रूर लगाया था। मैंने कहा था कि 2-3 दोस्त और हैं, हम दारू सारू की जो पार्टी है वो चल रही है, अगर तुझे भी दारू पीनी है तो तू भी आ जा। और उसके बाद हमने दारू फारू पी और हम पी कर अपने घर चले गए, लेकिन उसके बाद हमें नहीं पता कि क्या हुआ। उस वाले उन 2-3 दोस्त वो और शामिल थे, उन्हें भी उठाया। जब उनसे भी पूछताछ की तो उन्होंने भी वही कहानी दोहरा दी जो शशांक ने दोहराई थी। अब पुलिस को कोई पुख्ता सबूत जानकारी नहीं मिली तो पुलिस ने उसी गांव में अपना एक मुखबिर लगा दिया और वो जो मुखबिर था वो करीब 2-3 दिनों के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस वालों से कहा कि साहब, इस कत्ल का जो मुख्य किरदार है वो मिल गया है। दरअसल एक महिला है जो विधवा है, वो अपनी एक परचून की दुकान चलाती है, उसका एक बेटा है, नाम है उसका आशा। आप उसे उठा लीजिए, पूरी जो कहानी है वो समझ में आ जाएगी। पुलिस वालों ने उस महिला को ऐसे तो नहीं उठा सकते थे, लेकिन जैसे तैसे उसके कहने पर उस महिला को उठाया तो उसने पुलिस वालों को बताया कि हाँ साहब, जब मेरे पति की मौत हुई थी तो मेरा जो बेटा था वो 2-3 साल का था। उसी वक्त मैंने यहाँ पर जो दुकान थी वो खोली थी, अपने बच्चों को मैं पढ़ाती थी, लिखाती थी। जो खर्चा है वो ठीक तरीके से थोड़ा बहुत चल जाता था और मेरे लड़के की जो पढ़ाई है वो हो जाती थी और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन कभी कभार मुझे इस मोहल्ले के कुछ लड़के छेड़ देते थे या फिर किसी प्रकार की मुझे काम में दिक्कत या परेशानी होती थी तो सबसे आगे वो दीपक ही मेरे आता था और उसके साथ मेरा कुछ भी नहीं है। फिलहाल वो मेरी कभी कभार मदद कर दिया करता था। अब जो दीपक था उसके साथ उसके 2-3 दोस्त और रहते थे तो पूरी तरह से दीपक का उस मोहल्ले में रुतबा रहता था। जब भी कोई उस महिला को छेड़ता था या किसी प्रकार की उसे दिक्कत परेशानी होती थी तो वो सबसे पहले उसके आगे आता था। और दरअसल उसी महिला को इतनी ज़्यादा उससे हमदर्दी हो गई, धीरे धीरे ये हमदर्दी उस दीपक के साथ प्यार में बदल जाती है। अब इन दोनों के बीच अवैध संबंध बनने लगते हैं। अवैध संबंध का ये सिलसिला लगातार चलता है। उसके बाद कहीं ना कहीं अब उस आशा को ये लगने लगता है कि मेरा जो बेटा है वो जवान हो रहा है, जब इससे पता चलेगा कि मेरी जो माँ है आखिर वो क्या कर रही है तो इसके ऊपर क्या बीतेगी। दीपक से हट गई। अब जब दीपक से वो एकदम हटी तो दीपक ने उसकी जो वीडियोस थे, प्राइवेट फ़ोटोज़ थे, उन्हें दिखाना शुरू किया और कहा कि ये जो प्राइवेट फ़ोटो है, वीडियो है, मैं लोगों को दिखाऊंगा, समाज में तुम्हारी पूरी तरह से इज्जत है उसकी जो धज्जियाँ उड़ जाएगी। पहले वो सब अपनी मर्जी से करती थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उस दीपक के साथ बेमन से सब काम ये करने लगी। तो कहीं ना कहीं उसे बुरा लगने लगा। तब उसने एक दिन अपने भाई को बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, एक लड़का है जो मेरा पीछा करता है और ज़बरदस्ती मेरे साथ वो ऐसा ऐसा करने की कोशिश कर। उसके भाई को जब ये पता चला तो उसके भाई ने ये जानने की कोशिश की आखिर ये जो लड़का है इस मोहल्ले में रहता है, जिसका नाम दीपक है, इसकी किसके साथ उठक बैठक है। उसके भाई को पता चला कि ये जो 2-3 लड़के हैं इनके साथ ये दीपक जो है वो बहुत बैठता है। तो धीरे धीरे उनके साथ उसके भाई ने मित्रता शुरू की और रात के उसी दिन 10 बजे 2-3 दोस्तों को भी बुलाया और फिर उसे बुलाकर जब वो शराब पिलाने लगा तो उनसे कहा दीपक को भी बुला लो, वो भी थोड़ी बहुत दारू पी लेगा। तो शशांक ने उसे फ़ोन करके बुलाया। जब वो आया, जब सब दारू पी कर नशे में अपने घर चले गए तो दीपक जो था वो भी नशे में लड़खड़ाते हुए एक रास्ता था सुनसान, उसी रास्ते से होकर उसका घर पड़ता था। उसी सुनसान रास्ते से वो गुजरता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी वो आशा, उसका बेटा गोलू और उसका भाई तीनों ने मिलकर पहले उसे मारा और मारने के बाद जब उनका जी नहीं भरा तो उन्होंने पर पड़े एक पत्थर को उठाया और पत्थर को उठाने के बाद ताबड़तोड़ उसके सर पर वार करने शुरू कर दिए। जब तक उसकी मौत नहीं होगी तब तक उसे छोड़ा ही नहीं। तो पुलिस वालों ने उस महिला को और उसके भाई को, उसके बेटे को यानी गोलू को, और उसमें 2-3 दोस्त और शामिल थे, उन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें तो फिलहाल जेल भेज दिया। लेकिन आपकी इस बारे में क्या राय है, इस घटना के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं तब तक आपको एक और नई सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।